वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन पाठशाला में द ईजियर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज हमारे YouTube परिवार ने पहला जो माइलस्टोन है वह कंप्लीट कर लिया है और हम लोग आज 1001 के हो गए हैं। तो दोस्तों, ये सब संभव हो पाया है आप सब लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप सब लोगों के प्यार की वजह से। तो क्योंकि हमारा जो ये चैनल है अभी बिल्कुल नया है, तो दोस्तों कुछ कमियां यहाँ पर हो रही होंगी। आप लोगों को PDF टाइम से नहीं मिल पा रही होगी या अभी हम PDF आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, और साथ में आपको जो सभी विषय हैं उनको जो है वहाँ पर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम हमारे चैनल पर पूरे के पूरे क्वालिटी कंटेंट्स के साथ आपको सभी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं, वीडियोज़ हैं और जो PDF फाइल्स हैं, जो मॉडल पेपर हैं, उसके साथ साथ जो प्रीवियस पेपर हैं और करंट अफेयर्स से लेकर के जो भी यूज़फुल जो भी आपकी चीज़ें हैं वे हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। और दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप यूं ही हमारे साथ बने रहेंगे और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा यहाँ पर उत्साह बढ़ाएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube परिवार के सदस्यों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। चलिए दोस्तों, आज डेली डोज सीरीज़ के अंतर्गत हम सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइंस पे आते हैं। तो ये हैं, यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो और अपने जीवन में बिना हार माने संघर्ष और मेहनत के दम पर तुम सफलता को प्राप्त कर सकते हो। तो ये लाइंस हैं, आप इन पर अमल ज़रूर करिएगा। अब हमारे करंट अफेयर की बारी है। तो सबसे पहले उत्तराखंड पर आते हैं। तो उत्तराखंड के जो यहाँ पर पहाड़ के जो दशरथ मांझी कहा जाता था, तो वो कौन थे? तो वे थे ब्रजेश चंद्र बिष्ट। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये चंपावत जिले के एक पूर्व फौजी थे। तो इन्होंने क्या किया था, इनको दशरथ मांझी क्यों कहा गया था? क्योंकि इन्होंने अपने दम पर क्या किया था, अपने गांव तक सड़क बनाई थी खुद ब खुद, और उसके साथ साथ ये लोगों की बहुत हेल्प भी करते थे। लेकिन इनका यहाँ पर इन्होंने सुसाइड कर दिया है और इनका निधन यहाँ पर हो गया है। और एक और न्यूज़ है आपके लिए उत्तराखंड की कि यहाँ पर जो मशहूर लोक गायिका थी कबूतरी देवी जी, उनका भी निधन हो गया है। अभी शनिवार जो कल 6 जुलाई को इनका निधन हो गया है। तो इनके बारे में बात की जाए तो ये राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं कबूतरी देवी, जो कि एक मशहूर लोक गायिका थी। अब अगले करंट अफेयर के पॉइंट पे आते हैं। तो हाल ही में खबरों में रहा APRA 2014 किस से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो यह है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित। अब बात करते हैं ये APRA क्या है। तो यह है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, यानी कि आंध्र प्रदेश पुनर्निर्माण अधिनियम। तो आप हम सब जानते हैं कि आंध्र प्रदेश जो था वह 2014 में 2 भागों में टूट गया था, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश बना था। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि अब जो ये आंध्र प्रदेश है, जो ये क्या कर रहा है, केंद्र सरकार से मांग की थी इसने कि इसको एक विशेष राज्य, जो स्पेशल जो कैटेगरी होती है राज्यों की, उसमें दर्जा दिया जाए। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी याचिका को खारिज कर दिया है। अब मन में क्वेश्चन आता है कि ये विशेष राज्य क्या होते हैं, ये विशेष राज्यों की श्रेणी क्या होती है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि वे राज्य होते हैं जो क्या करते हैं, जिनको गवर्नमेंट के द्वारा अगर उनकी आबादी कम होती है या जनजातियों वहाँ पर क्या होती है, आबादी अधिक होती है, फिर या वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं, या फिर उनमें जो आय के साधन होते हैं उन राज्यों में कम होते हैं, तो उनको, या फिर उनकी दुर्गम स्थिति के कारण पहाड़ी राज्य जो हैं उनको इस श्रेणी में रखा जाता है। तो इस श्रेणी में जो हैं अभी 11 राज्य शामिल हैं हमारे देश में। वे कौन कौन से हैं अगर बात की जाए तो वे हैं जो आपके पूर्वी राज्य हैं, 7 सिस्टर्स, आप उनके नाम जानते हैं। उसके साथ साथ सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हमारा उत्तराखंड, इन सबको मिला करके कुल जो 11 राज्य हैं वे अभी विशेष राज्य की दर्जा इनको मिला हुआ है। तो अब इसका जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा मिलने से? तो होता ये है कि जो राज्यों को केंद्रीय सहयोग के लिए क्या किया जाता है, 90% का यहाँ पर अनुदान जो होता है वह दिया जाता है, जबकि जो 10% होता है वह ऋण के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। जबकि जो दूसरी श्रेणी होती है उसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी योजना है या कोई कार्य है, कोई राज्य शुरू करना चाहे तो उसके लिए जो 70% है उसकी फंडिंग कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, जबकि 30% जो फंडिंग
फंडिंग होती है वह करती है आपकी राज्य सरकार। तो इस तरह से जो तेलंगाना है वह 2014 में आपका टूटा था, इसी से यह APRA 2014 अधिनियम उस समय बनाया गया था। अब अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो किस राज्य सरकार द्वारा चाय पे चर्चा योजना की शुरुआत की गई? ठीक है, चाय पे चर्चा योजना की शुरुआत की गई, तो यह की गई है हरियाणा राज्य के द्वारा। अगला जो पॉइंट है वह है हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो हैं सड़क एवं परिवहन मंत्री, तो इनके द्वारा देश की पहली टैक्सी एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत की गई है नई दिल्ली में। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, बेगान कैब है, इसके साथ इन्होंने समझौता किया है। अगला जो पॉइंट है वह है किस राज्य में प्रथम विश्व कयास चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है केरल में। यह 18 से 22 जुलाई में होगा। और यहाँ पर क्या होता है कि बोटिंग रेसिंग यहाँ पर होती है, और इस चैंपियनशिप में वर्ल्ड वाइड 20 देश क्या होते हैं लगभग इसमें हिस्सा लेंगे, और जो विजेता होगा उसको 15 लाख रुपए की यहाँ पर पुरस्कार राशि दी जाएगी। अगला जो पॉइंट है वह है हाल ही में किसके द्वारा क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया? ठीक है, तो जो इसरो है हमारे देश की जो अंतरिक्ष जो यहाँ पर संगठन है उसके द्वारा यह क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। अब ये क्या है? तो इसमें क्या है कि जो अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं तो उनका क्या हो जाता है, वहाँ पर कभी दुर्घटना हो जाती है, तो दुर्घटना की स्थिति में जो वहाँ का क्रू होता है उसको बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इस प्रकार का यह सिस्टम बनाया गया है। तो अब क्या होगा कि जब भी दुर्घटना की स्थिति में उन लोगों को बचाया जा सकेगा। अगला जो प्रश्न है, अभी एक और इसमें पॉइंट है कि यह जो परीक्षण किया गया वह श्रीहरिकोटा में किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 6 जुलाई से किस राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो अब 6 जुलाई से वहाँ पर जो प्लास्टिक का प्रोडक्ट हैं वह बिल्कुल प्रतिबंधित हो जाएंगे, और साथ साथ 15 जुलाई से तो पूरे राज्य में बिल्कुल वहाँ पर उसको बैन कर दिया गया है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। हाल ही में संपन्न फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता? तो वह जीता है अनुकृति व्यास ने। तो ये हैं तमिलनाडु की, और यह जो मिस फेमिना इंडिया हुआ था वह हुआ था आपका 19 जून 2018 को। तो इस तरह से यहाँ पर आज के हमारे करंट अफेयर ये थे। अब बारी है हमारे जो 20+ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी। आज के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में हम आपके लिए लाए हैं सामान्य अध्ययन विषय के अंतर्गत भूगोल विषय को, जिसमें कि हम आज सबसे पहले अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारे लिए है, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? तो ये जो 2 उपग्रह हैं ये हैं मंगल के। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो डिमोस है यह सबसे छोटा उपग्रह है, जबकि जो बृहस्पति है इस पर क्या है सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका नाम है गैनीमेड। ठीक है, यह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर सौरमंडल की बात की जाए तो सौरमंडल क्या है, यह है सूर्य और जो उसके चारों तरफ क्या होते हैं जो ग्रही मंडल होता है, और उसमें क्या है 8 ग्रह हैं, और उसके साथ साथ 166 क्या हैं ज्ञात उपग्रह हैं, और 5 क्या हैं वहाँ पर बौने ग्रह भी हैं, और उसके साथ साथ अरबों क्या है वहाँ पर पिंड मौजूद हैं। अगर ग्रह और उपग्रहों की और बात की जाए तो जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वह आप जानते हैं चंद्रमा है। जो शुक्र और जो अरुण हैं वे क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर परिक्रमण करते हैं, जो कि इनके अलावा जो और अन्य 6 ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। तो इस तरह से हमने जाना मंगल ग्रह के बारे में, इसके 2 उपग्रहों के बारे में। अगला प्रश्न हमारे लिए है, भारत में प्रमाणिक समय की गणना कितने देशांतर पर की जाती है? तो यह की जाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अब बात की जाए देशांतर और अक्षांश रेखाओं की, इसमें हमने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है। आप अगर जानना चाहें इसके बारे में डिटेल में तो आप जान सकते हैं हमारे वीडियो में जा कर के। तो जो है इसमें पृथ्वी जो है इस पर क्या है कि जो इस तरह की जो रेखाएं हैं वे देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, जबकि जो पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं वे अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो देशांतर रेखा है, एक देशांतर ऐसी है जो कि 0 डिग्री देशांतर उसको कहते हैं। तो यह इस लाइन को ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं।
ठीक है। तो ये क्या है कि यह ग्रीनविच शहर है, उससे होकर के गुजरती है, तो इससे पूरे जो दुनिया है उसके समय को यहाँ पर मानक समय माना जाता है। लेकिन अगर बात की जाए सभी देशों की, तो हर देश ने क्या किया है, अपने जो उनके देश से जो भी देशांतर रेखा गुजर रही थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, अपने देश का एक मानक समय माना। तो जो हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश से 82 हाफ यानी कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वह क्या करती है, जो इलाहाबाद का नैनी नामक जो स्थान है वहाँ से वह गुजरती है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इससे क्या माना जाता है, मानक समय माना जाता है। अब अगर बात की जाए कि ग्रीनविच और भारत के समय में कितना अंतर है, तो ग्रीनविच और भारत के समय में 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, क्योंकि जो सूर्य है वह क्या होता है, यहाँ पर पूर्व, सबसे पहले पूर्व में उगता है, तो हम पूर्व की तरफ हैं, तो इस हमारे यहाँ सूर्य पहले उगता है भारत में, और 5.5 घंटे के बाद कहाँ उगता है, ग्रीनविच में उगता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना। अगला प्रश्न बात करते हैं, दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। अभी हम देशांतर और अक्षांशों की बात कर रहे थे, तो जो दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी होती है वह होती है 1111 किलोमीटर। ठीक है, वे क्या है, काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, तो जो ये एक काल्पनिक रेखा होगी उसके बीच में कितना अंतर होगा, 1111 किलोमीटर का। कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, होती हैं 181 अक्षांश रेखाएं। जो एक क्या होती है, मुख्य रेखा होती है, 90 रेखाएं उसके कहाँ, उत्तर की तरफ होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में होती हैं, जबकि 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में उपस्थित होती हैं। अगर बात की जाए देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाओं के बीच में होता है 111.32 किलोमीटर का अंतर, और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह जल संधि जो भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो वह जल संधि कौन सी है, तो वह जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि को जल डमरू मध्य भी कहते हैं। तो ये जल डमरू मध्य या जल संधि क्या होता है कि यह वह संकरा भाग होता है जो क्या करता है, दो बड़े पानी के समूह, यानी कि जो दो बड़े महासागरों या बड़े जो समूह हैं उनको जोड़ता है एक सकरा सा भाग। यदि आप विश्व का मानचित्र देखेंगे तो आप देखेंगे कहीं कहीं पर इस तरह के आपको भाग दिखेंगे, तो वही हैं जल संधियाँ। ठीक है, तो ये जिब्राल्टर जो जल संधि है यह स्पेन एवं मोरक्को के भूभागों को अलग करती है। अब बात की जाए कि ये दो कौन से महासागर हैं जिनको ये जोड़ती है, तो यह अंध महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखें क्योंकि यह एग्जाम में पूछी जाती है यह जल संधि। अगला प्रश्न है, वाटरमैन राजेंद्र सिंह को 2015 में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनको पुरस्कृत किया गया स्कॉट होम पुरस्कार से। इसे पाने के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो जो ये वाटरमैन हैं राजेंद्र सिंह, ये क्या करते हैं, जल संरक्षण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कार्य किया है और ये प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं, और इन्हें सामूहिक नेतृत्व के लिए 2011 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किसको, वाटरमैन राजेंद्र सिंह को। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि 2011 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हमारे लिए है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, एक है पर्यावरण दिवस। तो इस पे भी आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है, तो पर्यावरण संरक्षण दिवस होता है 26 नवंबर को, जबकि जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है वह होता है 5 जून को। ठीक है, तो आप इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो यह जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है, यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो UNEP हैं इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह है तमिलनाडु में स्थित। ठीक है, तो यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य भी है, यह तमिलनाडु में स्थित है। और जो क्या है, यह वहाँ पर जो अन्नामलई की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर यह स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की अरावली पर्वत की जो श्रेणी है वह किस पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के पर्वत होते हैं, तो यह है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। ठीक है,
तो अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं कि जो क्या होते हैं, बहुत प्राचीन पर्वत है। जो अरावली पर्वत है वह बहुत प्राचीन पर्वत है। तो यह क्या हो गया है, समय के साथ साथ धीरे 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 क्या हो गया है, वह समाप्त हो गया। तो इसलिए यह अवशिष्ट पर्वत इसको कहा गया है। तो यह भारत की भौगोलिक संरचना के क्या है, एक प्राचीन पर्वत है यह। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह है गुरु शिखर चोटी, जो कि कहाँ पर है, माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी यूरोप तथा एशिया महाद्वीप की सीमा का निर्धारण करती है? तो वह है यूराल पर्वत श्रेणी। यूराल पर्वत श्रेणी जो है यहाँ पर एशिया और यूरोप को अलग अलग करती है। तो यह उत्तर से दक्षिण की ओर काफ़ी बड़े क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ से एक नदी निकलती है, कामा नदी। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कामा नदी उसका नाम है। यह कहाँ गिरती है, यह कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, अभ्रक का मुख्य अयस्क है? तो पिग्माइट जो है वह अभ्रक का मुख्य अयस्क है। उसके साथ साथ फ्लोगोपाइट, जो जिसको कि येलो माइका भी कहते हैं, या बायोटाइट जो है वह ब्लैक माइका इसको कहते हैं। जैसे अभ्रक है, इसको माइका कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह जो है, यह आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के जो खंड हैं वहाँ से यह प्राप्त होता है अभ्रक। अगला प्रश्न है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है? तो गेहूं का वैज्ञानिक का नाम है ट्रिटिकम सटाइवम, आप जानते हैं। इसी तरह से जो धान है उसका नाम है ओरिजेया सेटिवाट। उसी तरह से आम का नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। इस तरह से आप वैज्ञानिक नामों को भी थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिए। अगला प्रश्न है, किस नदी बेसिन के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं महानदी बेसिन के कारण। महानदी के कारण जो छत्तीसगढ़ का वह बेसिन है वह बहुत ही उपजाऊ है। वहाँ पर जो धान की खेती होती है वह बहुत अच्छी मात्रा में होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, तो जो महानदी के बारे में बात की जाए तो महानदी को का जो प्राचीन नाम है उसे कहा जाता था चितोत्पला। ठीक है, चित्रोत्पला उसे कहा जाता था। तो जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हैं इसमें बहने वाली यह क्या है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल जो है वह छत्तीसगढ़ के रायपुर के जो समीप है सिहावा नामक जो पर्वत श्रेणी है वहाँ पर इसका उद्गम स्थल है, किसका, महानदी का। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है? तो जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। यहाँ पर लगभग जो पूरे जो राज्य की जनसंख्या है उसका 20.27% जनजातीय लोग रहते हैं। यहाँ पर 46 जनजातियाँ रहती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो यहाँ के कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं वो हैं गोंड, भील, कोरकू, बेगा, सहरिया, कोल और भारिया। अगला प्रश्न है, लैब्राडोर और क्यूराइल और कनारी उदाहरण हैं? यह हैं ठंडी जलधाराओं के उदाहरण। हमने एक बार पिछली वीडियो में भी इसके बारे में जिक्र किया था, ठंडी और गर्म जलधाराओं के बारे में, और हमने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। तो यदि आप इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारी वो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे गए थे उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स में कि लैब्राडोर क्या है। ठीक है, या अब ये पूछा जा सकता है कि यह किस प्रकार की जलधारा है। तो आप इन क्वेश्चंस को भी आप देख लीजिए, या फिर उन वीडियोस को देख करके वहाँ पर हमने मैप के माध्यम से बहुत अच्छे से वहाँ पर समझा रखा है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है? भारत का जो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है वह चेन्नई बंदरगाह है, जबकि जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वह है मुंबई बंदरगाह। अगर बात की जाए बंदरगाहों की तो भारत का जो 95% जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वह समुद्री मार्ग से होता है। तो इसीलिए जो ये बंदरगाह हैं वे क्या हैं, बहुत ही बिजी रहते हैं और बहुत ही कारगर मतलब क्या होते हैं, बहुत ही यूज़फुल हैं। अगला प्रश्न है, तमाशा और लावती किस प्रकार के प्रमुख लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्य। अगर बात की जाए उत्तराखंड के लोक नृत्यों की तो सरौन नृत्य, पौना नृत्य, मंडाण, हारुल, चौफला, झुमेलो, चांचरी, घुघती, पवाड़ा, ठीक है, जागर, ये भी क्या है, हमारे जो उत्तराखंड राज्य है उसके लोक नृत्य हैं। तो उसी प्रकार जो तमाशा और लावती हैं वे हैं महाराष्ट्र के लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया था? तो भारत ने जो प्रथम परमाणु परीक्षण किया था वो किया था 1974 में। ठीक है, जो यह किया था पोखरण से। तो 28 मई 1974 को यह परीक्षण किया गया था। यह एक भूमिगत परीक्षण था, तो इसका नाम था इस्माइल बुद्धा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं? तो ये उगाई जाती हैं 64.8% पर, लगभग 65% भाग पर। खाद्यान्न फसलों की अगर बात की जाए तो वही हैं गेहूँ, चावल और जो गन्ना, जो खाद्यान्न फसलें हैं जिनमें दालें, ये सब के सब खाद्यान्न फसलें के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा हाथी को कब राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया? तो यह किया गया है 2010 में, ठीक है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, कब किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, आपको इनके उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, भोपाल। अगला प्रश्न है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वनधारी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। 23वां प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादन राष्ट्र कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका और ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, किन किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है आपके लिए, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, पर्वतीय वन या डेल्टाई वन। इस प्रकार से हमने यहाँ पर आपके लिए 25 क्वेश्चंस की यह ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं। अब बारी है जो हमने जो कल आपके लिए क्वेश्चंस दिए थे, इनके आंसर कितने लोगों ने सही दिए हैं और इनके सही आंसर क्या क्या हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न था, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र किस समय काल का लोक कथा संग्रह है? तो जो ये पंचतंत्र है वह था गुप्त काल का कथा संग्रह, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है, किन शासकों द्वारा द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण किया गया? तो जो चौल शासक थे उनके द्वारा द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं उनका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन शैली को ग्रीको इंडियन शैली के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर था वह था गांधार शैली। कई दोस्तों ने यहाँ पर अमरावती शैली कहा है, लेकिन यह और कहीं ने द्रविड़ शैली कहा है, जबकि इसका आंसर है गांधार शैली। तो यह क्या थी? प्रसिद्ध भारतीय कला शैली थी। इसकी जो मूर्तियां हैं वो, उनका जो समयकाल है वह 1ली सदी से लगभग 4थी सदी का है। तो इसको ग्रीको इंडियन या इंडो ग्रीक शैली क्यों कहते थे? क्योंकि जो इसकी विषय वस्तु थी वो तो भारतीय थी, लेकिन जो इसमें जो कला शैली थी वो यूनानी और क्या थी? रोमन थी, इसलिए इसको ग्रीको इंडियन शैली भी कहा जाता था। इसके अलावा इसको ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट, हिंदू यूनानी आदि शैली आदि नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान दीजिए, अगली बार से इस प्रकार की गलती आपके द्वारा नहीं होगी। अब आप समझ गए हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण किन शासकों के द्वारा किया गया था? तो जो एलोरा की गुफाएं हैं उनका निर्माण किया गया था राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश यात्री विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो ये भारत आया था जहांगीर के शासनकाल में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। इस तरह से हमारे यहाँ पर 5 क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वे ये हैं। तो हमारे दोस्तों ने इनके आंसर दिए हैं, कमलेश जोशी ने, गुरदीप सिंह ने, ललित कुंवर ने, दीपा धामी ने, मनीष बिष्ट ने और राहुल बिष्ट ने और अमित जगवान ने। अभी जो हैं हमारे कई दोस्त इस जो ये सीरीज़ है हमारे जीएस सीरीज़, इनमें आंसर देने में आलस कर रहे हैं और इनके आंसर नहीं दे रहे हैं। दोस्तों आप इसको मतलब उतना कम मत समझिए, क्योंकि जीएस सब्जेक्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड के क्वेश्चन पे मेहनत कर रहे हैं, उसी प्रकार इस पर भी मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है। यदि आप उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन अगर सही कर भी लेते हैं और यहाँ पर आपका ध्यान नहीं देते हैं तो वह हमारे रिजल्ट को बहुत बाधित कर सकता है। तो दोस्तों इस पर भी विशेष ध्यान दीजिए, उसकी भी बिल्कुल तैयारी करिए। इन वीडियोज़ को छोड़िए नहीं, क्योंकि ये बहुत काम की हैं। यह सीरीज़ आगे चलती रहेगी। यदि आप इस तरह से साथ जोड़ेंगे तो फिर हमारा भी यहाँ पर मॉरल थोड़ा सा लो होगा। तो दोस्तों वीडियोस को देखते रहिए, कमेंट करते रहिए और इस तरह से ये आंसर यदि आपको नहीं आता है फिर भी आप कहीं से ढूंढ के अगर उनको आंसर को लिखते हो, उसका आंसर देते हो, तो उससे क्या होगा कि आपने उसके लिए एफर्ट डाला है, तो उससे आपका जो है वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा वह आंसर, ठीक है। तो करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।